हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 7। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ डू मार्केटिंग कम्युनिकेशंस वर्क। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कैसे काम करते हैं, क्या उनका काम होता है और किस तरीके से वो अच्छे से काम कर सकते हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो इस टॉपिक को हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आज हमारा टॉपिक है द कम्युनिकेशंस प्रोसेस मॉडल्स। ये कह रहा है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं उनके क्या क्या मॉडल्स हैं। मार्केटर्स शुड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। ये कह रहा है सबसे पहले तो मार्केटर को ये समझना ज़रूरी है कि भी जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होती हैं उनके क्या फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भी उस प्रोसेस में कौन से एलिमेंट्स फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो आपको पता ही नहीं होगा एज अ मार्केटर कि भी हमारी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस होती हैं उनमें क्या क्या हमारे एलिमेंट्स होते हैं जब तक आपको प्रोसेस ही नहीं पता। तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है और उसमें हमें पता चलेंगे हमारे ये टोटल एलिमेंट्स होते हैं और उनमें से कौन से एलिमेंट्स हमारे फंडामेंटल हैं। 2 मॉडल्स आर यूजफुल। ये कह रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस के 2 मॉडल्स बहुत फेमस हैं या यूजफुल हैं। एक है मैक्रो मॉडल और दूसरा है माइक्रो मॉडल। आज हम बात करेंगे मैक्रो मॉडल की। अगर हम मैक्रो मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये कह रहा है जो ये आपको फिगर 17.1 है, shows a macro model with 9 key factors in effective communication। ये कह रहा है ये मैक्रो मॉडल आपको 9 की फैक्टर्स दिखा रहा है जो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं। इन 9 फैक्टर्स में से 2 रिप्रेजेंट द मेजर पार्टीज। तो एक बार हम पहले 9 फैक्टर्स को ही देख लेते हैं, फिर आपको समझने में ईजी हो जाएगा। पहला है हमारा सेंडर। सबसे पहले तो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को अगर आपको पास करनी है तो कोई तो सेंडर होगा जिसे वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे को, किसी सेकंड पार्टी को पास ऑन करनी है। तो सबसे फर्स्ट है सेंडर। सेंडर क्या करेगा, अब उसके माइंड में जो आइडिया आया या इन्फॉर्मेशन है या फीलिंग है उसको शेयर करने के लिए उसे उसको इनकोड करना पड़ेगा। इनकोड का मतलब है उसे कोई ऐसी फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा मैसेज की फॉर्म में कि कैसे वो कम्युनिकेट करेगा। तो इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग करने के बाद वो एक मैसेज तैयार हो जाएगा। मैसेज तैयार होते के साथ ही फिर ये डिसाइड करना है कि भी इस मैसेज को किस मीडियम के थ्रू मैं उस बंदे तक पहुंचाऊं जिसको मेरे को ये डिलीवर करना है। क्लियर। तो वो मीडिया चूज करेगा। मीडिया चूज करने के बाद वो उसे डिलीवर करेगा। तो डिलीवर करते ही जो भी हमारा रिसीवर है जो वो उसको रिसीव करेगा वो क्या करेगा, मैसेज आते ही उसको डिकोड करेगा, उसे अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेगा कि भी इस मैसेज का क्या मीनिंग है, क्या वो हमसे कहना चाहता है जो हमारा सेंडर है। रिसीवर क्या करेगा, उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स की फॉर्म में वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। फीडबैक होने के बाद लेकिन इस सारे प्रोसेस में नॉइस भी इंक्लूड होगा, मतलब किसी ना किसी टाइप की कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो आपके मैसेज को इंटरप्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी, तो उसे हम बोलेंगे नॉइस। तो ये थे हमारे 9 फैक्टर्स। अब इनमें से आपको पता चलेगा कि भी 9 टोटल फैक्टर्स में से 2 रिप्रेजेंट द मेजर पार्टीज। 2 आपकी 2 पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा है सेंडर एंड रिसीवर। तो ये तो होगी इन 9 फैक्टर्स में से हमारी 2 पार्टी जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, सेंडर एंड रिसीवर। 2 रिप्रेजेंट द मेजर टूल्स। ये कह रहे हैं 2 फिर इसमें मेजर टूल्स हैं आपके। वो 2 मेजर टूल्स कौन से हैं, मैसेज एंड मीडिया। सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, 2 पार्टीज जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में होती है। उसके बाद 2 जो मेजर टूल्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सेंडर है रिसीवर है, मेन उनके बीच में क्या है, वो मैसेज जो सेंडर रिसीवर को देना चाहता है और वो मीडिया जिसके थ्रू वो दे रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, मेजर टूल्स।
उसके बाद 4 रिप्रेजेंट मेजर कम्युनिकेशन फंक्शंस। ये कह रहा है अब 4 ऐसे फंक्शंस हैं जो कम्युनिकेशन के फंक्शंस हैं, क्योंकि अब सेंडर रिसीवर को कुछ पास कर रहा है, कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है, तो उसके 4 फंक्शंस होंगे। जैसे पहला होगा कि भी उसको सेंडर इनकोड करेगा, उसे ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा आइडिया को, फीलिंग्स को, इन्फॉर्मेशन को, कि भी वो रिसीवर को समझ आ जाए। फिर जैसे ही रिसीवर को रिसीव होगी तो वो उसको डिकोड करेगा, उसे अंडरस्टैंड करेगा अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो हो गया डिकोडिंग। तो 2 चीजें होंगी। उसके बाद होगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जैसे ही वो सोचेगा कि मैं ये इसका रिएक्ट करूंगा इस मैसेज पे, ये मेरा रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद आएगा फीडबैक। तो ये 4 मेन फंक्शंस हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन के हैं, जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में होते हैं। उसके बाद द लास्ट एलिमेंट इन द सिस्टम इज नॉइस, और लास्ट हमारा बचता है नॉइस, रैंडम एंड कंपीटिंग मैसेजेस दैट में इंटरफेयर विद द इंटेंडेड कम्युनिकेशन। ये कह रहा है जो रैंडम और कंपीटिंग मैसेजेस होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीवर तक गई, आपके टारगेट कस्टमर तक गई, तो उसके साथ में जो अलग चीजें, जो रैंडमली अदर कंपीटिंग मैसेजेस भी उसके पास आ रहे हैं। क्योंकि मान लो जब वो आपसे रिसीव कर रहा है मैसेज को रिसीवर, तो साइड में मान लो कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वो जो रैंडम और कंपीटिंग मैसेजेस उसके माइंड में जा रहे हैं, या साइड साइड उसे कुछ और भी दिख रहा है, जैसे वो आपसे फोन पे बात कर रहा है, उसे सामने कुछ दिख रहा है, तो ये जो रैंडम चीजें हैं जो आपके इंटेंडेड कम्युनिकेशन में इंटरफेयर कर रही है, उसे हम बोलते हैं नॉइस। तो ये थे हमारे 9 फैक्टर्स, या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन एलिमेंट्स हैं। क्लियर? जब आपको एलिमेंट्स का पता होगा कि भी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितने एलिमेंट्स हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि भी फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन से हैं जिन पे आपको फोकस करना है। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया होगा। Sender must know what audience they want to reach and what response they want to get। ये कह रहा है अब जो ये आपने 9 एलिमेंट्स को स्टडी किया है, तो उसमें से पहला है सेंडर। तो सेंडर को ये पता होना चाहिए what audience they want, मतलब must know what audience they want, मतलब कैसे टाइप के ऑडियंस उन्हें चाहिए टू रीच, मतलब उन्हें किस टाइप के ऑडियंस तक जाना है, क्या उनका ऑडियंस का लेवल है, क्या उनका एज ग्रुप है, तो हर एक चीज सेंडर मस्ट नो, उसे पता होना चाहिए ऑडियंस दे वांट टू रीच, किन ऑडियंस को उनको रीच करना है, व्हाट रिस्पॉन्स दे वांट टू गेट, और क्या रिस्पॉन्स वो उन रिसीवर से या जो हमारे ऑडियंस हैं उनसे वो चाहते हैं। They must encode their message so the target audience can successfully decode them। ये कह रहा है अब जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, फीलिंग है, जिसको भी सेंडर सेंड करना चाहता है, पहुंचाना चाहता है रिसीवर तक, उसको इस तरीके से इनकोड करे अपने मैसेज की फॉर्म में कि भी जो टारगेट ऑडियंस है वो इजीली सक्सेसफुली उसको डिकोड कर सके, उसे अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि कम्युनिकेशन का एक मेन इंपॉर्टेंट, जो हम अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में कम्युनिकेशन की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं होता कि भी सेंडर ने कोई मैसेज रिसीवर को डिलीवर कर दिया और वहाँ कम्युनिकेशन खत्म हो गया। कम्युनिकेशन के प्रोसेस का ही मतलब होता है जब सेंडर कोई मैसेज को रिसीवर तक डिलीवर कर रहा है तो वो रिसीवर को उसी लैंग्वेज में, सेम पैटर्न में, जिस वे में उसने डिलीवर किया है सेंडर ने, उसी तरीके से समझ भी आना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है, उसे ही कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला जाता है। अदरवाइज तो कम्युनिकेशन होती ही नहीं है। आपने किसी को कुछ बोला लेकिन उसको वो समझ नहीं आया, तो क्या वो कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन का मतलब है जो सेंडर ने सेंड किया है वो रिसीवर को उसी तरीके से समझ भी आना चाहिए। तो इसलिए जब ऑडियंस, सेंडर को पता चल गया कि ये मेरे ऑडियंस हैं, इनको मुझे इंफॉर्मेशन देनी है और इनसे मैं ये रिस्पॉन्स चाहता हूं, तो वो मैसेज को इस तरीके से इनकोड करे, इस तरीके से डिजाइन करे कि भी ऑडियंस जो है उसको सक्सेसफुली अपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। They must transmit the message through media that reach the target audience and develop feedback channels to monitor the responses। ये कह रहा है अब जो आपको वो मैसेज ट्रांसफर करना है अपने टारगेट ऑडियंस तक, तो आप ऐसा मीडियम चूज करें जिसके थ्रू आपका जो मैसेज है वो आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। मीन्स आप अगर चाहते हैं कि भी मास कम्युनिकेशन करना है और आपका टारगेट ऑडियंस आपने चूज करा है कि बहुत मास लेवल का आपका टारगेट ऑडियंस है, आप 100 लोगों को कन्वे करना चाहते हैं कोई मैसेज, अगर आप फोन से करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपका मीडियम जो आप चूज कर रहे हैं, मीडिया जिसके थ्रू आप मैसेज को ट्रांसफर करेंगे, वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपका जो टारगेट ऑडियंस है उस तक आप इजीली पहुंच सके। क्लियर? वो इफेक्टिव तरीके से पहुंचा दे आपको। और ऐसे फीडबैक के चैनल्स भी आप डेवलप करें जिससे आप रिस्पॉन्सेज को मॉनिटर कर सकें। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, जब हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा, तो कि भी आप रिसीवर से कोई ना कोई रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो रिस्पॉन्स के लिए
आपको चैनल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे कि भाई रिसीवर आपको रिस्पॉन्स करे तो किस चैनल के थ्रू वो रिस्पॉन्स करे, रिवर्ट बैक करे। क्लियर? The more the sender's field of experience overlaps that of receiver, the more effective the message is likely to be. ये कह रहा है जितना सेंडर का जो फील्ड है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, वो रिसीवर के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जैसा होगा तो वहां चांसेस हैं कि भी मोर इफेक्टिवली आपका मैसेज कन्वे होगा। मान लो अब आप दो ऐसे बंदों को बिठा दो, एक साइंस साइड का, एक कॉमर्स साइड का, तो क्या उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, अगर वो साइंस वाला कॉमर्स वाले को कुछ बता रहा है तो क्या वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। तो अगर आपके जो सेंडर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो मैच करता है रिसीवर के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से, तो वहां चांसेस ज्यादा है कि भी आपकी जो कम्युनिकेशन का मैसेज होगा वो इफेक्टिवली कन्वे होगा, इफेक्टिवली सेंडर उसे समझ पाएगा। नॉट दैट सेलेक्टिव अटेंशन, डिस्टॉर्शन एंड रिटेंशन प्रोसेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 6 में बी ऑपरेटिंग। ये कह रहा है, और जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको तीन चीजों का और ध्यान रखना है। वो तीन चीजें कौन सी हैं? एक है सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सेलेक्टिव रिटेंशन प्रोसेस। ये हमारे चैप्टर 6 में है, वहाँ इनको डिटेल में दिया गया है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देती हूँ इनका क्या मीनिंग है। ये कह रहा है जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि भी जो रिसीवर है उसकी जो जिस चीज़ों को वो अटेंशन देता है, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मान लो आपको फ़ोन आया है किसी का, वो आपको कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है, कोई भी आपका फ्रेंड, साइड में आपके जो आपको दिख रहा है तो वहाँ भी तो आपकी नज़र जा रही है, वहाँ भी तो आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो जो एक सेंडर है, रिसीवर है, उसकी जो अटेंशन होती है वो सेलेक्टिव चीज़ों को ही पकड़ता है, क्योंकि अब उसके आसपास में ये नहीं है कि भी सामने उसको कुछ दिख रहा है तो वही है। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल सकता है, पीछे से कोई गाड़ी भी आ सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज उसके साथ हो सकती हैं, लेकिन उनमें से वो किस पे फोकस करता है? तो जो हमारा रिसीवर होता है वो जितनी भी मार्केट में या हमारे इन्वायरमेंट में स्टिमुली हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा कि भी इन्वायरमेंट में बहुत सारी स्टिमुलीज प्रेजेंट होती हैं, उन सारियों पे हम ध्यान नहीं देते। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टिमुली, लेकिन उन सारी स्टिमुलीज पे हम ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं? सेलेक्टिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की होती है। तो जो रिसीवर है उसकी जो अटेंशन है वो सेलेक्टिव है। उसके बाद डिस्टॉर्शन का मतलब है कि कैसे वो उन चीज़ों में से डिस्टॉर्ट कर रहा है, मतलब कैसे उन चीज़ों में से छांट रहा है कि मेरे इंटरेस्ट की कौन सी है। उसके बाद जो वो रिटेंशन करता है वो भी कम चीज़ों को रिमाइंड रखता है, अपने माइंड में सेट रखता है, मेमोरीज में जो उसके रिटेन रहती हैं वो भी बहुत लिमिटेड या सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपके माइंड में सारी चीज़ें यहाँ थोड़ी ना रहती हैं। लेकिन जो आपके इंटरेस्ट की हैं, जिनको आपने अटेंड किया, सेलेक्टिव चीज़ों को आपने अटेंशन दी, फिर आपने उनमें से जो आपको अच्छी लगी उनको सेलेक्ट किया, डिस्टॉर्ट किया, उसके बाद रिटेंशन भी आप लिमिटेड या सेलेक्टिव को ही करेंगे। सारी चीज़ों को हम अपनी मेमोरीज में रिमाइंड करके या रिटेन करके नहीं रखते। हमारा जो रिटेंशन प्रोसेस है वो भी कैसा है? सेलेक्टिव। तो अटेंशन, डिस्टॉर्शन और रिटेंशन, ये तीनों ही चीज़ें कैसी हैं? सेलेक्टिव। तो कंज्यूमर की जब आप अटेंशन को चाहते हैं तो वो भी सेलेक्टिव होगी, क्योंकि कंज्यूमर सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकता। जितनी भी इन्वायरमेंट में स्टिमुलस प्रेजेंट है वो किसी सेलेक्टिव स्टिमुलस पे ही अटेंशन देता है, उनमें से सेलेक्टिव को ही डिस्टॉर्ट करता है और सेलेक्टिव को ही फिर अपने माइंड में हमेशा के लिए रिटेन करके रखता है। तो ये था हमारा मैक्रो मॉडल जो कम्युनिकेशन का था, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पढ़ा, उसके 9 एलिमेंट्स को पढ़ा। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मेरे को बोलते हैं मैम आप MCQ सीरीज़ लाओ, तो MCQ देखो इन्हीं में से बनते हैं। हर एक वीडियो के साथ जो भी मुझे लगता है कि भी MCQ बनने लायक है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब आप किसी नॉर्मल पब्लिशर की बुक से अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे ना तो आपको 9 एलिमेंट्स नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ हमने बात करी कि भी टोटल इसमें कितने हैं? 9 एलिमेंट्स। वहाँ आपको क्या मिलेगा? सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक मिल जाएगा, ना नॉइस मिलेगा ना रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये चीज़ें मिलती हैं आपको जो फॉरेन ऑथर्स की बुक हैं, जैसे ये फिलिप कोटलर जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि भी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, उनमें से आपको इनके नाम दे देगा, एक को मिसिंग कर देगा या एक नाम कोई और डाल देगा। जैसे मान लो नॉइस के साथ अटेंशन डाल दिया, तो आपको पता है अटेंशन इस प्रोसेस में कहीं भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट अटेंशन का है ही नहीं। तो यहीं से तो MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन पे आप ध्यान दिया करो जब आपके कंसेप्ट चल रहे होते हैं, कंसेप्ट से ही MCQ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जब आप इन पे ध्यान देंगे हर एक फैक्टर पे, क्योंकि मैं आपके यहाँ कंसेप्ट्स को क्लियर करवा रही हूँ लाइन टू लाइन, एक भी लाइन हम यहाँ नहीं छोड़ रहे। फिलिप कोटलर की जो एक फॉरेन ऑथर की बुक है
जिसमें से सारे जितने भी मार्केटिंग जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है वो इससे बेस्ट बुक मार्केटिंग की नहीं है। संदीप महेश्वरी जो मोटिवेटर हैं उन्होंने भी इस बुक के बारे में बहुत बार बोला है अपने लाइव शोज़ में, या जितनी भी आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो वो खुद कहते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो भी आपको फिलिप कोटलर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए जिसको मार्केटिंग करनी है उसके लिए भी बहुत अच्छी बुक है। तो इसलिए आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो फिलिप कोटलर को डिटेल में लाइन टू लाइन ऐसे कवर करवा रहा हो। वैसे तो कोई चैनल ही नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग को कवर करवा रहा हो। इसके लिए लोग पेड बैचेस लेते हैं जहां आपको फिलिप कोटलर करवाई जाती है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलती हैं, और ये कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ फिलिप कोटलर का। तो इन रिटर्न बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप दिशा क्लासेस के होम पेज को विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ मिलेगा सब्सक्राइब, तो आपको सिर्फ उस बटन पे क्लिक करना है और उसकी वजह से आपको दिशा क्लासेस की सभी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और अगर आपको नोटिफिकेशंस भी चाहिए कि भी जैसे ही दिशा क्लासेस की नई वीडियो आए, दिशा क्लासेस पर अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए, तो आप बेल आइकन को भी दबा लें। बेल आइकन दबाने के बाद जितनी भी वीडियोस हमारी अपलोड होंगी दिशा क्लासेस पे, उसका ऑन द टाइम जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा कि भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस, और प्लीज़ सपोर्ट करें दिशा क्लासेस को, जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, कोलीग्स के साथ, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।